एफआईआई इंडिया में आने से क्यों डरते हैं? सेबी को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कुछ प्रॉब्लम्स दिखी हैं। 25% का और टैरिफ इंडिया पे लगने वाला है 27 अगस्त से, और मोदी जी चाह करके भी इंडिया को नहीं सुधार सकते। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं, इन डेप्थ बात करेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। सो डिटेल ओरिएंटेड लॉजिकल वीडियोस पसंद है तो ये चैनल आपके लिए है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, आपके लिए फ्री है, मेरी इससे हेल्प होती है। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इंडिया में आने से क्यों घबरा रहे हैं और आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा घबराहट क्यों होगी। आपने रिसेंटली सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दी है फैंटेसी स्पोर्ट गेम। अब बेसिकली फैंटेसी स्पोर्ट गेम होती क्या है? जैसे आपने सुना होगा ड्रीम 11, आओ यहाँ पे टीम बनाओ। इसके अंदर जो नॉर्मल लोग होते थे, आपके मेरे जैसे आकर के यहाँ पे टीम बनाते थे, और जब लाइव क्रिकेट चल रहा होता था तो उनके जो स्कोर थे वो ऊपर नीचे हो सकते थे, और बहुत सारे अलग अलग तरीके से ऐसे गेम यहाँ पे प्रमोट हो रहे थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि यहाँ पे कोई स्किल ऐड नहीं हो रही, जो हमारा यूथ है वो बर्बाद हो रहा है, तो इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री के ऊपर बैन लगा दो, स्पेशली फैंटेसी गेमिंग के ऊपर जहां पे पैसा लगता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई? इससे जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का पैसा लगा हुआ था इन कंपनीज के अंदर, क्योंकि कोई भी कंपनी जब बड़ी हो रही होती है तो उसे फंडिंग की जरूरत होती है, और फंडिंग उनको बाहर से और इंडिया के लोगों से मिलती है नॉर्मली। जैसे ब्लैक रॉक काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, चाइना का सॉफ्ट बैंक काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, और इसी तरीके की इन्वेस्टमेंट इंडियन गेमिंग कंपनी के अंदर भी लोग करते थे। अब यहां पे प्रॉब्लम ये हुई कि जो हमारा यूथ था वो काफी ज्यादा पागल हो गया था गेम के पीछे, और वो सिर्फ गेम खेले जा रहा है, और लोग काफी ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे थे। लोगों ने करोड़ों लाखों रुपए लॉस कर दिए, इवन लोन लेकर के भी गेम खेला। तो हमारी गवर्नमेंट ने सोचा कि एक काम करते हैं, इस पे ब्लैंकेट बैन लगाते हैं कि ये ऐप इंडिया के अंदर तो नहीं चलने वाली, आप इसके अंदर टीम नहीं बना सकते, और कोई भी इन्फ्लुएंसर यहां पे इसके साथ टाई अप करके स्पॉन्सरशिप नहीं कर सकता, विच इज टोटली फाइन। मैं इस चीज के अंदर सपोर्ट करता हूं। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अब इंडिया में आने से क्यों डर रहे हैं ये समझो। जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो इवॉल्विंग इंडस्ट्री है, और ये इंडस्ट्री अपने आप में 27% CAGR से ग्रो कर रही है। मतलब आप मान रहे हो लाखों खरबों की इंडस्ट्री हो सकती थी। लेकिन ब्लैंकेट बैन से एक चीज क्लियर हो गई कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थोड़ी अनसर्टेन है, और वो किसी भी इंडस्ट्री को हिला सकती है पूरी तरीके से। इवन आपको याद होगा डेल्टा कॉप नाम की कंपनी थी जो कि 2021-2022 में कसिनो काफी सारे ओन करती थी गोवा रीजन में, और वहां पर भी उसको बहुत बड़ा झटका लगा था, और जैसे ही उसके सेक्टर के ऊपर ये बैन लगा उसके स्टॉक प्राइस दबा करके नीचे गिरे, और काफी सारे इन्वेस्टर्स ने यहां पे पैसा खोया था। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन का कंसर्न अब यहां पर ये आ सकता है कि हमें क्या पता कि गवर्नमेंट कब कहां पर जाकर के कौन से रूल को टाइट कर दे। अब इसको करने के दो मेजर तरीके हो सकते थे। जैसे लिमिटेड पैसा एक बंदा लगा सकता है उस गेम के अंदर, मान लो 100 रुपए का आपने एक अपर लिमिट सेट कर दिया, एक बंदा 100 रुपए से खेल सकता है, तो भी कितना पैसा ही लूज कर देगा वो 365 डेज के अंदर। या फिर अगर कोई बंदा लगातार पैसा लूज कर रहा है तो उस बंदे को आप बैन कर सकते हो। लेकिन इस इंडस्ट्री के ऊपर पहले कोई रेगुलेशन मैनेज नहीं करा, कोई रूल लेकर के नहीं आए, सीधे सीधे इस इंडस्ट्री को बैन कर दिया। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अनसर्टेनिटी बन चुकी है कि कौन सी इंडस्ट्री को कब बैन कर दिया जाए। एक और इशू हुआ था IEX के साथ, कि जो गवर्नमेंट आई उसने बोला कि आप बिजली जो ट्रेड करते हो उस पर आप मिनिमम और मैक्सिमम इतना चार्ज कर सकते हो। तो जो IEX का रेवेन्यू था वो इतनी ड्रास्टिकली गिरना शुरू हुआ कि वो कंपनी आज तक रिकवर कर नहीं पाई अपने फाइनेंशियल। तो इसी वजह से फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के दिमाग में क्वेश्चन है कि ये गवर्नमेंट किसी चीज को रेगुलेट करने पे, किसी चीज में एफर्ट मारने पे काम नहीं करती, सीधे ब्लैंकेट बैन लगाती है और इंडस्ट्री को ही खत्म कर देती है। ये इंडस्ट्री इंडिया के अंदर करीब करीब 2 लाख लोगों को रोजगार दे रही थी। उन लोगों का रोजगार कहां जाएगा किसी को नहीं पता। क्या ये सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म एक्चुअली बंद हो जाएंगे इंडिया के अंदर? देखो, प्रॉक्सी लगा के नॉर्मली इंसान खेल लेता है, और काफी सारे बिजनेसेस इंडिया छोड़ करके दुबई और फॉरेन में जाके रजिस्टर कर लेंगे, और वहां पे जो रेगुलेटरी बॉडी है वो इन्हें रेगुलेट करेगी, और वहां जाकर के ये कंपनियां फलेंगी फूलेंगी। तो इंडिया के अंदर नई इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो रही। इवन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जहां से हमें रोजगार मिल रहा है, हम उसे उखाड़ करके फेंक रहे हैं। दूसरी चीज, क्या हमारे देश के लोग इतने मासूम हैं, इतने बेवकूफ हैं? शायद ये थोड़ा हार्श वर्ड होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उन्हें नहीं पता कि उनका सही और गलत क्या है। और अगर उन्हें ये चीज नहीं पता कि उनका सही और गलत क्या है, तो ये सिखाने की जिम्मेदारी स्कूल की होती है कि क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी। ऐसे तो आपको अल्कोहल भी बंद कर देनी चाहिए और सिगरेट भी बंद कर देने चाहिए, क्योंकि उससे तो ह्यूमन लाइफ के ऊपर मेजर इंपैक्ट है। लेकिन वहां पे एज सच कोई मेजर रूल और रेगुलेशन नहीं दिखती। इवन अगर आप आज की डेट के अंदर देखोगे तो इंडिया में एक मेजर इशू है तेजाब को लेकर के कि आप पब्लिकली नहीं बेच सकते, लेकिन अगर आप जाकर के थोड़े एफर्ट मारोगे तो आप आसानी से खरीद सकते हो। तो क्या उसके ऊपर जो रेगुलेशन है उसको सही से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था? तो इंडियन गवर्नमेंट एक मेजर प्रॉब्लम कर रही है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के लिए
इसलिए कि उन्हें नहीं पता कि कब आकर के कौन सी इंडस्ट्री पर धावा बोल दिया जाए और कौन सी इंडस्ट्री बंद हो जाए। डेफिनेटली हमारा यूथ इससे थोड़ा सेफ होगा, लेकिन यूथ है, अगर किसी के पास दिमाग नहीं है तो कुछ ना कुछ करके वो पैसा डुबा देगा अपना। तो इससे अच्छा ये था कि उस यूथ को सही डायरेक्शन देते और उसको इतना एजुकेट करते कि भाई तेरे लिए क्या सही है, तेरे लिए क्या गलत है, ये तुझे पता होना चाहिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ चीजों को ब्लैंकेट बैन लगाने से इंडिया तो ग्रो नहीं करने वाला, और ये क्लियर है। और रिसर्च भी ये चीज साबित करती है कि जिस देश में ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं वहां पे गैम्बलिंग की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। इसी के साथ साथ एक और न्यूज आ रही है सेबी की साइड से। सेबी ने एक मेजर कंसर्न जताया है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को लेकर के कि उनके म्यूचुअल फंड्स के अंदर लिक्विडिटी इशू है। अब लिक्विडिटी इशू क्या हो सकता है? लेट सपोज आपके पास एक निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है। अब जो निपॉन इंडिया है उसके पास लेट सपोज 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 100 लाख करोड़ के आसपास का पैसा है, और वो म्यूचुअल फंड आकर के किसी स्मॉल कैप कंपनी में 6%, 7% अपने पूरे एयूएम का डाल देता है। और सपोज करो इतना बड़ा एयूएम है, कंपनी का वो मेजर स्टेक ओन करता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब बाजार में गिरावट होती है, कंपनी का साइज स्मॉल कैप है, मतलब वहां पे ट्रेडिंग वॉल्यूम वैसे भी कम होगी। मतलब अगर आप चाहो तो आप 10,000 करोड़ की बाइंग एचडीएफसी बैंक में कर सकते हो, लेकिन क्या आप सेम तरीके की बाइंग किसी एक स्मॉल कैप कंपनी में कर सकते हो? नहीं, क्योंकि हो सकता है 10,000 करोड़ का उसका पूरा मार्केट कैप हो। तो ये एक मेजर इश्यू आता है। और स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के पास इतना पैसा आ रहा है इस समय पे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा वो इन्वेस्ट कहां करें, और इस वजह से लिक्विडिटी इशू हो रहा है कि भाई अगर वो अपनी स्टॉक को लिक्विडेट करने की कोशिश करेंगे तो वो और ज्यादा जो डाउन टर्न है उसको बूस्ट कर देंगे और पैसा निकालना मुश्किल हो जाएगा। और सेकंड इशू ये है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कैश कम होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि लेट सपोज एकदम से सेल ऑफ आता है तो उनको पैसा देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को। वो कहां से देंगे? पहली चीज जो कैश पोजीशन है उससे पैसा निकाल के दे सकते हैं, दूसरी चीज वो स्टॉक बेचेंगे। अब स्टॉक वाली इश्यू मैं बता चुका हूं, क्योंकि एयूएम इतना बड़ा है तो यहां पे मेजर प्रॉब्लम आएगी। और कैश होल्ड नहीं किया तो भाई दूसरी प्रॉब्लम आएगी कि आपको बेचना ही पड़ेगा, चाहे आपको लॉस में बेचना पड़े। और इसका एक सॉल्यूशन है जो मैं बताता हूं, बहुत प्यारा सॉल्यूशन है जो निपॉन इंडिया बहुत अच्छे से फॉलो करता है कि अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का हिस्सा 1% या 2% किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में डालता है जो कि एक रिलेटिवली हाई मार्केट कैप का होता है। तो जब वो उससे एग्जिट करना चाहते हैं तो आसानी से एग्जिट कर सकते हैं। तो किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का अगर एयूएम साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो उसको अगर लिक्विडिटी इशू मैनेज करना है तो वो अपने ओवरऑल एयूएम को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा नंबर ऑफ स्टॉक्स में। मतलब जहां वो पहले 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा था उसकी जगह 70 से 80 स्टॉक में अपना पैसा डालेगा, जिससे आसानी से एग्जिट उसे मिल सकता है और एंट्री और एग्जिट इजी हो सकता है इन्वेस्टर्स के लिए। सो ये चीज से भी बोल रहा है कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड को ये चीजें फॉलो करनी चाहिए ताकि रिटेल इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब एक और चीज आपको पता होगा कि ट्रंप का 25% टैरिफ और आ रहा है इंडिया के ऊपर 27 अगस्त से। ये सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो इंडिया है वो रशिया का ऑयल खरीदता है और ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीजें जो यूएस है वो बता रहा है कि इस वजह से हम और टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश के अंदर हमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी चाहिए और ये जो यूक्रेन रशिया वॉर है इसको फंड कर रहा है इंडिया। तो बेसिकली ये टैरिफ अगर इंडिया पे लग जाता है, क्योंकि अब ये जो काउंटडाउन है ये शुरू हो चुका है, तो क्या हो सकता है? देखो अभी भी 2 दिन का टाइम है, हो सकता है ट्रंप यहां से एग्जिट कर लो, टैरिफ ना लगे। लेकिन जिस हिसाब से जयशंकर जी की कमेंट आ रहे हैं मुझे लग नहीं रहा कि ये टैरिफ नहीं लगेगा और ट्रंप यहां से एग्जिट करेगा, क्योंकि जयशंकर जी ने भी ओपनली बोला है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है इंडिया और रशिया के ऑयल बाइंग डील से तो वो इंडिया का ऑयल वाला प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी है जो रिफाइन करती है रशिया का ऑयल। और आपको पता होना चाहिए कि अलग अलग ऑयल के लिए अलग अलग रिफाइनरी की जरूरत पड़ती है, और रशिया जो ऑयल एक्सपोर्ट करता है उसके लिए वन ऑफ द बिगेस्ट रिफाइनरी इंडिया के अंदर भी है। अब ये जो रिफाइनरी है ये ऑयल को प्रोसेस करती है, प्रोडक्ट बनाती है और आगे बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो यूएस भी खरीदता है, जो यूरोप भी खरीदता है और आज तक भी खरीद रहे थे, लेकिन उन्हें उससे प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ट्रंप के आने के बाद हर इंसान आके क्रिटिसाइज कर रहा है और वो आज खुद भी खरीद रहे हैं वो ऑयल, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्हें पता है कि इंडिया है थोड़ा सा वीक है, इसको दबाएंगे शायद दब जाएगा, इस पे थोड़ा प्रेशर देंगे तो शायद पुतिन यहां पे लड़ाई झगड़े बंद कर देगा, जो कि प्रॉबेबली नहीं लग रहा। लेकिन इससे डेफिनेटली इंडियन स्टॉक मार्केट को लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम होगी। कई एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप का टैरिफ वाला मूव है इससे $4 ट्रिलियन यूएस डेट के अंदर कम हो सकते हैं। जैसे हम सबको पता है यूएस का डेट काफी ज्यादा बड़ा है, इवन उनकी
पूरी इकोनॉमी से ज़्यादा डेट उन्होंने लिया हुआ है। तो हो सकता है इस टैरिफ की वजह से जो डेट है उनका कम हो जाए, बट ये अगले डेकेड की बात हो रही है, मतलब 10 साल की। भाई ट्रंप ही कुछ साल में निकल जाएगा और मुझे लगता है उसका जो पॉलिसी है वो ड्रास्टिकली चेंज होगी अगर ट्रंप के रहते हुए ये टैरिफ वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो। सो नेट बाजार में शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम दिखेगी, अगले 1 साल 2 साल के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम दिखेगी, क्योंकि शायद अब टैरिफ जो है उसकी बात होना धीरे धीरे करके बंद हो जाए, क्योंकि जो इंडिया है वो चाइना के साथ एक ठीक ठाक रिलेशन में आ रहा है, लेकिन वो एक अपने आप में बड़ी प्रॉब्लम है, उसको हमें देखना पड़ेगा। उसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस में बात करी है। एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, और ये थॉट मेरे दिमाग में आया, कहीं लिखा नहीं है, कहीं से नहीं पढ़ रहा, ये मेरा खुद का थॉट है कि इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लड़कियां कैब में बैठती हैं और वो अगर सोने की कोशिश करती है तो काफ़ी सारे ड्राइवर्स उनकी वीडियो शूट कर रहे होते हैं, इंडियन ड्राइवर्स जो होते हैं जो कैब चला रहे होते हैं, और काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस वायरल हो रही हैं जहां लोगों को हैरेस किया जा रहा है। जैसे फॉरेनर इंडिया आते हैं तो लोगों को हैरेस किया जाता है और इसके ऊपर चीज़ें नहीं हो पा रही। इवन एक और मेन प्रॉब्लम आ रही करप्शन की, जैसे बिहार में पुल टूट रहा है और काफ़ी सारी जो रोड बन रही है वो रोड एकदम से खराब हो जाती है। ये सारी इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे इंडिया के अंदर, लेकिन मोदी जी को हम क्रिटिसाइज करते हैं इसके लिए, लेकिन क्या सच में मोदी जी इस चीज़ को सही कर सकते हैं? मेरा पर्सनल आंसर मुझे अभी ये लगता है, जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ा लॉजिक लगाया यहाँ पे, कि मोदी जी के हाथ में एक्चुअली कुछ नहीं है, ये गलती आपकी और मेरी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप समझो। जब भी हम वोट देते हैं हम एक एमपी चुनते हैं और वो सारे एमपी चुन करके मेजॉरिटी के साथ एक पीएम बना देते हैं। अगर मोदी जी ये चाहें कि भाई करप्शन कम हो जाए, अगर मोदी जी ये चाहें कि हम जो काम कर रहे हैं उसको सही से करें, तो उनको उनकी गद्दी से निकाल दिया जाएगा। और ये चीज़ क्लियर है, आप ये चीज़ समझो। क्यों? क्योंकि अगर वो जाते हैं, कहते हैं बिहार के अंदर तुम्हें इतना पैसा एलोकेट किया गया था, इसकी मुझे डिटेल दो कि भाई कहाँ गया पैसा, ये पुल तुमने 4 लाख रुपए में बनाया है, इसके लिए 20 करोड़ रुपए तुमने लिए थे, इसका मुझे डिटेल दो। तो बिहार के एमपी बोलेंगे एक काम करो, हम आपसे सपोर्ट खींच ले रहे हैं, हमें नहीं चाहिए आपकी पार्टी। तो इससे क्या होगा, मेजॉरिटी इनके पास से चली जाएगी। अब मेजॉरिटी इनके पास से चली जाएगी तो मोदी जी की जो गद्दी है वो खिसक जाएगी। सेम चीज दिल्ली के अंदर हो सकता है। आपको ही पता है अभी क्या हुआ गुप्ता जी के साथ दिल्ली के अंदर, है ना। दिल्ली के अंदर जो भी सीएम बनता है उसकी कुटाई होनी नॉर्मल है, वो तो होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि भैया दिल्ली के लोग अग्रेसिव हैं, और ये अग्रेसिव इस वजह से हैं क्योंकि उनको पढ़ाई लिखाई करने को मिल नहीं रही, जॉब उनके पास है नहीं। आप उनकी गाड़ियां भी जब्त करे जा रहे हो, ठीक है, कि 12 साल 10 साल से ज्यादा आप गाड़ी नहीं चला सकते। पेट्रोल डीजल के ऊपर जो इन्होंने नया रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया है, सेकेंडरी कार मार्केट आपने बंद कर दी है। तो भरे हुए दिल्ली के लोग, तो करे तो क्या करे। तो अगर आप यहां पे ये कहते हो कि पीएम की गलती हो, तो भाई पीएम की गलती नहीं है। आप ये समझो, एक इंसान, अगेन मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सपोज करो केजरीवाल है, केजरीवाल ने बहुत सारी चोरी करी है, सारी चीजें ठीक है। अगर आप आज देखोगे कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, तो आज उसे ग्रीन चिट मिल चुकी है, आज वो बाहर है। क्यों? क्योंकि काम हो गया, सीएम की कुर्सी चली गई, सब चला गया। अगेन अगर मोदी जी चाहें कि भाई मैं कुछ ऐसा करूं, ऑन ग्राउंड चेंज करने की कोशिश करूं, तो आपको क्या लगता है ये जो एमपी हैं जो एक्चुअली में घोटाला कर रही हैं, क्या ये मोदी जी को ये सारे काम करने देंगे? ये मोदी जी को वो सारे काम नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उनके पैसे कटेंगे, वो करप्शन नहीं फैला पाएंगे, वो कहीं ना कहीं जो पैसा आ रहा है वो देश की भलाई में यूज होगा। और देश की भलाई चाहिए किसे? ना मंत्रियों को चाहिए, ना आपको चाहिए, और ना मुझे चाहिए। देश की भलाई किस में है? रूल और रेगुलेशन को फॉलो करने में है। देश की भलाई किस में है? नए स्कूल खोलने में है। देश की भलाई किस में है? हॉस्पिटल खोलने में है। देश की भलाई किस में है? कि किसी के साथ कुछ गलत होता है उसको ऐसी सजा मिले कि दोबारा वो इंसान देखे ना। देश की भलाई किस में है? जो कूड़ा फैलाता हुआ मिल जाए उसके ऊपर बड़ी मोटी पेनल्टी लगा दो। देश की भलाई किस में है? पॉल्यूशन कम करो। अगर आप चाइना को कंपेयर कर रहे हो इंडिया से और ये बोल के खुश हो रहे हो कि चाइना के अंदर डिक्टेटरशिप है, तो इंडिया के अंदर भी डिक्टेटरशिप हो और चाइना जैसी ग्रोथ अगर इंडिया कर ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है डिक्टेटरशिप से। क्यों? क्योंकि हमारी पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करेगा। हम इंडियंस जो आज से 100 साल पहले तक इतने ज़्यादा माइंडफुल होते थे, लॉजिकल सोचते थे, इमोशनली स्ट्रांग होते थे, मेंटली स्ट्रांग होते थे, आज की डेट के अंदर जो इंडियंस हैं उनके पास ना दिमाग बचा है, ना मेंटली स्ट्रांग बचे हैं। और जिनके पास दिमाग है वो इंडिया छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी इंसान किसी को पकड़ के कहीं भी मार देता है, कोई भी इंसान किसी के साथ उल्टी सीधी हरकतें कर लेता है, कोई इंसान सेफ नहीं है। लोगों में इतना रेज है
कि अगर आप कमेंट सेक्शन खोल के देखो ना किसी भी रैंडम वीडियो का, मैं कह रहा हूं अगर आप भगवान की वीडियो भी देख रहे हो ना, उसका भी कमेंट सेक्शन खोल के देखना, 10-12 स्क्रॉल करोगे आपको उल्टी सीधी बातें वहां पर देखने को मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि बेसिक सिविक सेंस नहीं है लोगों में। और क्यों नहीं है? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ तो लोग किसी को जान से मार करके बच जाते हैं, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में गाली बक भी दूंगा तो क्या हो जाएगा, है ना। कोई इंसान किसी को बढ़ता नहीं देखना चाहता। जहां एक इंसान दूसरे से बढ़ता है तो वो कहता है मैं तो काम कर नहीं रहा, मैं तेरे को खींच करके वापस नीचे लेकर के आता हूँ। इन सब में मोदी जी का कहाँ पार्टिसिपेशन है? कहीं नहीं। एज अ वोटर हमने एमपी चूज करा कि हमें फ्री का राशन मिलेगा, फ्री की पानी मिलेगा, फ्री की ट्रैवल मिलेगा, एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद हमने क्या करा? हमने बोल दिया कि सारी गलती नेताओं की। नेताओं की कोई गलती नहीं है, गलती आपकी और मेरी है, जिन्होंने ऐसे नेताओं को चूज करा जो हमें फ्री में चीजें दे रहे हैं। और क्यों नहीं चूज करेंगे? 80% इंडियंस 25,000 रुपए महीना नहीं कमा पा रहे। तो जब हम ये कहते हैं ना मोदी जी की गलती है, गलती मोदी जी की, राहुल की, केजरीवाल की नहीं है। गलती एज एन इंडियन हमारी है। और जब तक हम लोग ऑन ग्राउंड पे चीज़ें सही नहीं करेंगे, चीज़ें सही नहीं होगी। इंडियन स्टॉक मार्केट लास्ट 20 साल में इसलिए बढ़ पाई क्योंकि एज एन इंडियन आप और मैं मेहनत कर रहे थे। हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी है। पुरानी जनरेशन में एक सभ्यता होती थी, पुरानी जनरेशन में एक सहनशीलता होती थी कि अपने देश के लिए कुछ करना है। आज की दुनिया में देश के लिए कुछ करना है लेकिन सिर्फ इंटरनेट पे लोगों को गाली बक करके, लोगों को उल्टा सीधा बोल करके। तो अगर आपको देश की ग्रोथ में हेल्प करनी है तो गाली देने से कुछ नहीं होगा। काम करो, रेवेन्यू जनरेट करो, गवर्नमेंट को टैक्स दो, जिससे हमारा देश ग्रो करेगा, जैसे कि चाइना में होता है, जैसे कि किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में होता है जो तेजी से ग्रो करती है। हमारी जनरेशन यंग है, खून खौल रहा है, काम नहीं है, तो उल्टी सीधी हरकतें तो होंगी। तो अगर आप अभी भी ये सोचो कि मोदी जी की गलती है, तो भाई मोदी जी की गलती नहीं है, किसी एमपी की गलती नहीं, गलती आपकी और मेरी है, क्योंकि हमें ही नहीं पता हमें लाइफ से चाहिए क्या। बाय।